अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आलमी हालात हाज़िरा। आज की सबसे बड़ी खबर ईरान अमेरिका के ताल्लुक ही से है, लेकिन और भी बड़ी खबरें हैं। जैसे रशिया ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है यूक्रेन पे, और अमेरिका के फॉरेन सिक्योरिटी का दौरा इंडिया जो है जारी और सारी है। मार्को रूबियो आया हुआ है, तो वो डायरेक्ट जो है कलकत्ता चला गया और मदर टेरेसा के हाउस का विज़िट किया। तो क्या मामला है, तो उसके दौरे के मकासद क्या हैं। और इसके बाद जो है सर्बिया का सदर जो है वो चाइना के दौरे पे है, और शहबाज शरीफ तो समझे कि चाइना गए ही थे, आसिम मुनीर साहब भी चाइना गए। तो ये सारी खबरें हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं। ईरान और अमेरिका के ताल्लुक से कल अपनी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन हालात इतनी तेज़ी से बदलते रहते हैं कि हर वक्त निगाह रखनी पड़ती है, हर वक्त। वरना जो है आप 2 घंटा पीछे होंगे तो 4 घंटा आपको फिर मुताला करना पड़ता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में तो कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है, क्योंकि वो बयान भी बदलता रहता है और कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। तो कल परसों से ही वो जो है ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा है कि डील करीब है, ये है वो है। तो ईरान भी कह रहा है कि डील करीब है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने उसका जो है थैंक यू वैंक यू सब जो है अरब ममालिक को समझिए कि कर चुका है, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से हम बात कर रहे हैं जो हर वक्त बात बदलता रहता है, तो हम कदम फूक फूक के रख रहे हैं। तो ये मत समझिए कि एग्रीमेंट हो गया है। हाँ, ये है ज़रूर है कि करीब हैं हम लोग, लेकिन अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ मामलात हैं जो तय होने हैं, तो इस लिहाज से इसके बारे में 50-50 कहा जा सकता है कि हम लोग करीब आए हैं। अब इसमें ये 2 मरहले में ये मामला होना है। एक पहला मरहला तो यह है कि अभी 60 दिन के लिए मस्जिद जो है मतलब जंगबंदी होगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाला मामला होगा। तो इन 60 दिनों में दोनों तरफ से दोनों क्या करेंगे एक दूसरे के लिए, ये बात होगी। उसके बाद 60 दिनों के अंदर बातचीत होगी असल मुद्दे पे, तो न्यूक्लियर इंडिश वगैरह को लेकर के ये सारी चीज़ें। इन 60 दिनों में अमेरिका का कहना यह है कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोल देगा, और दूसरी बात यह है कि वो माइन जो बिछाए हुए हैं समंदर के अंदर, वो खुद से उसको साफ करेगा। तो ये बड़ा मामला है। और दूसरी तरफ जो है ईरान क्या, ये अमेरिका जो है कह रहा है कि हम जो है नेवल ब्लॉकेट तो नहीं रखेंगे, लेकिन हमारे जो है जो शिप वगैरह हैं हथियार वगैरह के, वो यहीं पर रहेंगे। लेकिन यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुल जाएगा तो हम भी ब्लॉकेट नहीं रखेंगे 60 दिनों के लिए, लेकिन हथियार वगैरह लेकर के घर नहीं जाएंगे, यहीं पर रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि ईरान का एक बड़ा मुतालबा यह है कि ये जंग बंदी हो तो हर तरफ हो, यानी ईरान में भी और लेबनान में भी। तो ये जो है किसी हद तक मान गया है, लेकिन वो क्या माना है वो बात की बात है, अभी उस पर बात करेंगे। और उसके बाद जो है मसला जो फंसा हुआ है वो तो न्यूक्लियर को लेकर के है। तो न्यूक्लियर को लेकर के मामला यह है कि अमेरिका का कहना यह है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर इंडिच नहीं करेगा 10-15 साल के लिए, और वो जो है जो इंडिच यूरेनियम है उसको किसी मुल्क के हवाले कर देगा। अब जब ईरान के स्पोक पर्सन आते हैं तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, तब क्या किया जाए। वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बारे में उसका कहना यह है कि पहली जैसे हालत तो नहीं रहेगी। अब ये देखिए टेक्निकल ये है, दोनों को अपने अपने अवाम को जो है खुश करना है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुल जाएगा, अब ईरान कह रहा है कि नहीं खुलेगा। तो अब बारीकी से पूछने जाएंगे कि भाई क्या नहीं खुलेगा, क्या मतलब है इसका। तो अब वो कहेंगे कि जो है बंद ही कब था जो खुलेगा। यहाँ पर तो हम लोग जो इंतज़ाम कर रहे हैं उसका थोड़ा सा फीस वगैरह ले रहे हैं, वरना ये तो खुला ही हुआ है, फीस दो और आगे बढ़ो।
कहाँ बंद है? तो इस लिहाज से जो है अलग अलग मीनिंग लिया जाता है। तो अभी देखिए कि लिखित में जो बात आ जाएगी ना, तो वही असल में माना जाएगा, वरना डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी लिखे नहीं लिखे उससे कोई मतलब नहीं होगा। और मेरे हिसाब से जो है बहुत ज़्यादा कंसेशन ईरान देगा अमेरिका को। फिर भी मैं कहता हूं कि डील कर ले, यही बहुत बड़ी जीत हो जाएगी ईरान की। और हाँ, एक मामले में जो है ईरान को बहुत ज़्यादा रिजिड होना चाहिए, बाकी और जगह कंप्रोमाइज़ कर ले तो कोई मसला नहीं है। और मैं तो कुछ ज़्यादा तनकीद नहीं करूँगा, और मैं तो मुबारकबाद ही दूंगा। और उसमें यह है कि जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बिल्कुल ही जो है 28 फरवरी से पहले जैसा बना दे, ईरान मान जाए, कोई मसला नहीं। जबकि पहले कहता था कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, लेकिन अभी मान जाए तो कोई मसला नहीं है। गुफ्तो शदीद में ऊपर नीचे ले दे होता ही है, कोई ये नहीं। ईरान कहता था कि यहाँ पर एक भी मिलिट्री बेस नहीं, गारंटी चाहिए कि दोबारा हमला नहीं करोगे। और गारंटी से मुराद यह है कि यहाँ से मिलिट्री बेस हटा दो ताकि तुम हमला करने के लायक ही न रह सको। तो ये भी अभी अब बात ही नहीं है यहाँ पे। आल फ्रंट से मुतालबा था कि तो, लेकिन अभी जैसे लेबनान की ही गारंटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे हिसाब से जो है ये जो न्यूक्लियर इंडिच वाला मामला है, तो अगर उसको जो है 10-15 साल के लिए मना भी कर देते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। जो इंडिच किया हुआ है वो भी अगर रशिया के हवाले कर दे तो भी कोई मसला नहीं है। गर्चे रशिया के भी हवाले करे या चाइना को, ईरान को फिर दोबारा नहीं मिलने वाला, ये बात समझ लीजिए। लेकिन इंसल्ट वाला मामला नहीं रहेगा। वही इंडिच जो है वो अगर हवाले अमेरिका को करना पड़े तो ये इंसल्ट वाला मामला हो जाएगा, वरना नतीजा एक ही रहेगा कि फिर वो न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर उसका इरादा ही नहीं बनाने का तो फिर वो अच्छा है, सौदा है। तो ये सारी चीज़ दे करके भी जो है ईरान जो है 2 चीज़ मनवा लेता है, अगर बल्कि 3 चीज़, कि एक तो अपने ऊपर से सारे सैंक्शन हटवा लेता है कि भाई नॉर्मल मुल्क हमें मान लो, और नंबर तो हमारे जो एसेट तुम फ्रीज किए हुए हो तो उसको रिलीज़ कर दो। और नंबर 3 ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ जंगबंदी वैसे ही जो है लेबनान में भी जंगबंदी। और जंगबंदी जो है वो सिर्फ कहने वाले नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल जंगबंदी के इजराइल फिर जो है किसी पे हमला नहीं करेगा लेबनान में। ये नहीं कि जो है यहाँ पे बम मार दिए, यहाँ पे बम मार दिए, 2 को मार दिए, अरे ये तो हिजबुल्लाह का था, ये था वो था। अरे उसी को जैसे तो ये हो रहा है, तुम्हारी तो लड़ाई जो गवर्नमेंट से तो है ही नहीं, हिजबुल्लाह ही से है ना। और उसी के लिए जो है जब जंगबंदी हो रही है तुम्हारी, तो तुम उसको कैसे मारोगे? तो इस लिहाज से अगर 3 बातें ईरान मनवा लेता है कि एक नंबर एक यह है कि सारे सैंक्शन हटवा ले, और नंबर 2 यह है कि एसेट जो है फ्रीज रिलीज़ करवा ले, और यहाँ पर असल गारंटी ले ले कि एक भी फिर जो है हिजबुल्लाह पे अटैक ना हो। और अगर जो है इधर से बहाना लगाता है इजराइल के हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक हुआ है, तो उसकी एक टीम बैठ जाए, एक मैकेनिज़्म बना दे कि किसकी गलती है, फिर उसको सज़ा दी जाए। ऐसा नहीं कि जो है बस कहे कि हाँ इधर से जो है एक कोई ड्रोन आया था तो उसके बदले में हम 10 को मार दिए। ये असल मेरे नज़दीक ये है, ये कर ले तो ईरान की जीत मानी जाएगी। मैं तो और कंसेशन दे रहा हूँ कि सैंक्शन में जो है 50% भी हटवा ले तब भी चलिए, ईरान की जीत मानी जाएगी। और नंबर 2 पे जो है एसेट में भी 50-50 मान हासिल कर ले तब भी मैं जीत मानूंगा। हाँ, इसमें जो है हिजबुल्लाह वाले में जो है बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है साथ ही इसलिए दिए थे कि कल होकर के हमारे जो है काम आएंगे। तो अब इनको कंप्रोमाइज़ करके अगर करेंगे तो ये हार मानी जाएगी, और यहीं पे डेडलॉक लगा हुआ, ये समझ जाइए। ये सब कुछ नहीं है, यही असल है, लेकिन ये ज़्यादा बात में नहीं आ रही है। मार्को रूबियो भी आज कह रहा था कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस तो है, तो उस पर कोई हमला करेगा तो हमला करेगा ही। और ये जो मामला है कि लेबनान का मामला जो है इंक्लूड होगा कि नहीं, तो कह रहे हैं लेबनान का मामला सेपरेट मामला है, वो लेबनान को की गवर्नमेंट और इजराइल का मामला है।
और लेबनान की गवर्नमेंट और इसराइल को आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हिजबुल्लाह से प्रॉब्लम है, तो वो उसको तो अलग से निपट दिया जाएगा। तो ये असल मामला है, ये बात समझ लीजिए। हाँ, ये सब होने के बावजूद यानी कम से कम ये 3 चीज़ें, सैंक्शन हटवा लें, एसेट रिलीज करवा लें और हिजबुल्लाह के बारे में एश्योरिटी ले लें, तो फिर समझिए कि ईरान की जीत होगी। स्टेट ऑफ हुर्मुज़ दे भी दे तो कोई मसला नहीं है, ये बहुत बड़ी गारंटी मिल गई है ईरान को कि जब चाहेगा फिर दोबारा इसको जो ब्लॉक कर देगा। और यहाँ से अगर जो है टोल की कमी हो जाएगी तो यहाँ जो एसेट वगैरह उसके पास हो उससे ही बहुत ज़्यादा जो उसकी तरक्की हो जाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है अखुवत वाला मामला आएगा कि ये जो है जो उनके नाम पर जो है काम कर रहे हैं, तो उनको अगर बेयार मददगार छोड़ दिया जाए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। फिर वैसे ही नाराज़गी हो जाएगी जैसे यमन वाले नाराज़ हैं कि जब हम अमेरिका की जंग हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे। तो फिर जो है एक एक इलाही जो है प्रॉक्सीज खोते चले जाएंगे। तो फ़लस्तीन में खो ही दिए हैं, अब यमन में भी हाफ हार्टेडली ही है, और अगर ये मामला हुआ तो फिर लेबनान भी खो ही देंगे। तो देखिए कि मामला क्या होता है। इसमें जो सबसे ख़तरनाक मामला है वो ये कि अभी ऐसी भी डील हो जाती है अगर, तब भी जो है तिल अवीव में और वाशिंगटन में परेशानी बहुत है। ख़ास तौर से इसराइल के मानने वाले जो भी हैं, ये अमेरिका के समझिए कि ये सब जो रहते हैं लॉ मेकर वगैरह बहुत चिल्ला रहे हैं, ये गलत हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, ईरान को कमज़ोर कर देना चाहिए था, मारना चाहिए था, पीटना चाहिए था। यानी ईरान जो है इमेज उसकी अच्छी बन गई है ताकत के लिहाज से भी, और उसके बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जाता था तो उसकी बहुत कुछ अच्छाई सामने आई है, बहुत मजबूत मुल्क के तौर पर सामने आया है। और काफ़ी जो है जो इंडिया में लोग गैर मुस्लिम समझते थे कि ईरान जो है एक नॉर्थ कोरिया टाइप का है, तो ऐसा नहीं है। वो काफ़ी सिविलाइज्ड कंट्री है और काफ़ी रिच कंट्री है और वेल एजुकेटेड लोग हैं और औरतें ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो वो जो है अफ़गानिस्तान टाइप का नहीं है, वो काफ़ी मतलब डेवलप कंट्री है। तो इस लिहाज से जो है इमेज भी अच्छी आई है उसकी, फाइटिंग का भी। यानी मेरे हिसाब से जो है वो गज़ा वाली जंग में जो छोड़ दीजिए कि वो बहुत गलत किए थे वो लोग, खाली बोली वचन देते रहे, बाकी अपनी जंग वो शानदार लड़े हैं, ये बात समझ लीजिए। फ़लस्तीन की जंग में तो बिल्कुल ज़ीरो में से ज़ीरो मिला है उनको कि अल्लाह ताला के यहाँ क्या जवाब देंगे। 70,000 80,000 मिसाइल लग करके 70,000 बच्चों को नहीं बचा पाए, तो ये तो है। लेकिन अपनी जंग जो है वो शानदार जानदार उम्मीद से ऊपर उठ करके लड़े, तो ये तो बात माननी पड़ेगी। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में जो यहूदी नवाज है, इज़राइल नवाज है या इज़राइल के लोग हैं, वो जो है दो में से एक मांग रहे हैं, या तो लेबनान को जो है अलग कर दो, मतलब इस एग्रीमेंट से, तो ईरान मानेगा नहीं, मानेगा तो बहुत बड़ी शिकस्त मानी जाएगी और नाकाबिल फिर एतबार हो जाएगा। लेकिन अगर वो लोग कह रहे हैं कि अगर ये हो भी जाए, चलो लेबनान को भी हटा दो, तो एक कम से कम करा दो, मैदान जंग में नहीं तो एक काम कराओ, डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा। अब वो ये कि जब बिल्कुल ही पीस एग्रीमेंट ये सारी चीज़ें हो रही है, तो अरब वालों को जो है इजराइल से दोस्ती ही करा दो, इब्राहिम अकॉर्ड करा दो, और आसिम मुनीर को भी इसमें शामिल कर दो, है ही चाहेता आपका। तो अब इन लोगों को धमकी आनी शुरू हो गई है एक क्लास। तो अब ये देखिए कि जब ये जंग बंद हो जाएगी तो डिप्लोमेसी का दौर शुरू होगा। अब डिप्लोमेसी के बाद जो है ईरान अरब को जो अपने तरफ खींच लेता है कि भाई वो जो है मजबूरी थी, ऐसा था वैसा था, हम लोग भाई हैं, असल तो फ़लस्तीनियों को बचाना है और असल दुश्मन तो इजराइल है, ये सब कर करके जो है थोड़ा बड़ा दिल दिखा करके जो है अरब को अपने तरफ कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और ग्रेटर इजराइल के लिए जो है रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, तो फिर ईरान की जीत मानी जाएगी। लेकिन ये रिलैक्स वाले सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी भी लिहाज से प्यार से या धमका करके अरब वालों को अब्राहम अकॉर्ड की तरफ ले जाते हैं,
और लंगड़ी लूल्ही जो है वो समझे कि एक रियासत फ़लस्तीन के बना करके दे देते हैं, जैसा अभी गज़ा को पीछे कॉट करा के दे दिए थे, तो फिर समझिए कि इजराइल की जीत होगी। तो उन लोगों का आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प मूड बना लिया है कि अब हम जंग नहीं करेंगे, अब हमको जो है पीस डील ही करनी है। तो अब ये है कि आप हमको कम से कम यही करा दीजिए, सऊदी से दोस्ती करा दीजिए, तो कम से कम कुछ तो फ़ायदा हुआ। नहीं तो क्या हुआ, और ईरान की इमेज तो और अच्छी ही हो गई। ठीक है, उनके सुप्रीम लीडर शहीद हो गए और भी बड़े बड़े मारे गए, लेकिन उससे तो और भी ज़िंदगी मिल गई, उससे तो और ज़्यादा जो है रिजीम को भी ताकत हो गई, ईरान की भी ताकत आ गई। ईरान के ख़िलाफ़ जितने प्रोपेगेंडे किए गए थे तो सब तो समझिए कि एक लिहाज से साफ़ ही हो गया, और एक दमदार मुल्क के तौर पर जो है, वेल सिविलाइज्ड मुल्क के तौर पर जो है, एम्बिशन वाला मुल्क के तौर पर जो है सामने आया है। तो इमेज तो ख़राब होने के बजाय अच्छी हो गई है। तो मतलब इस एरिया में तो एक दमदार मुल्क जैसे तुर्की और ईरान बिल्कुल आप समझिए बराबर बराबर हो गए। तो इस लिहाज से देखिए कि डील हो जाए और बाकी रहे, और ये अगर कमिट करे कि यहाँ पे लेबनान पे हम हमला ना करेंगे, 10-20 रोज़ जो है वो इजराइल हमला ना करे, तब समझ जाइए कि ये प्रैक्टिकल चलने वाला है। वरना ये बहुत ही कमज़ोर शादी होने वाली है, कमज़ोर रिश्ता कि कभी भी टूट सकता है। अब यहाँ पर जो मामला है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो ऑयल वगैरह के लिए था ही मुसीबत। अब ये जो जुमा को हमला करने वाला था उसमें ख़बर चली गई कि जो है यहाँ पर आप अगर हमला होता है ईरान पे, तो ईरान जो यहाँ पर केबल वेबल भी काट देगा, तो और भी पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो इस लिहाज से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने एक लिहाज से वापस भी लिया मामला। फिर अरब वाले भी कह रहे हैं कि भाई ये देखिए, हमसे पूछे बगैर आप लड़ाई नहीं कर सकते, और हमसे पूछे बगैर करेंगे तो फिर हम साथ नहीं देंगे, और अगर आप हमला करेंगे, आप फिर ईरान हमको बचाएगा, तो वो आप जिम्मेदार हैं उसके। तो इस तरह बेचारा मजबूर भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अनपॉपुलर है, जंग की हिमायत आवाम में नहीं है, आवाम जो है महंगाई से परेशान वगैरह हो रही है। तो अभी देखिए कि मामला क्या होता है, कि कुछ नहीं कहा जा सकता है, किसी वक्त भी डील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और यही कई दिन से चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ये भी मुसीबत है कि वो जो 2015 में हुआ था JCPO, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ओबामा ने किया था, तो उससे अच्छी डील चाहता है। आप ईरान वाले कह रहे हैं कि देखो भाई, अच्छी अच्छी डील जो देने वाले थे ना, वो चले गए दुनिया से। अली ख़ामनेई साहब थे, वो जो है जंग वगैरह उतना नहीं पसंद करते थे, तो जो है तुमको जितना रिलैक्सेशन देना था दे दिया, अब हार्ड लाइनर आ गया, तो अब जो है उससे बेहतर डील नहीं मिलने वाली है। तो ये देखिए, जब डील हो जाएगी तो इससे जो है कंपेयर किया जाएगा, उसके बाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो है तकदीर का फैसला होगा एक क्लास, कि वो सही किया था या गलत किया था। तो इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं। अब यहाँ पे एक अलग टॉपिक जो है, रशिया ने बहुत बड़ा हमला कर दिया, और शनिक मिसाइल से वो मिसाइल इस्तेमाल किया है जो मिसाइल न्यूक्लियर बम भी ले जा सकता है। और अभी जानते हैं 2-4 रोज़ पहले बेलारूस से मिल करके जो है उसने न्यूक्लियर की एक्सरसाइज भी किया था। तो अब चीन को जो है बहुत ज़्यादा धमका रहा है, ये जो बाल्टिक कंट्रीज है, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया को। अब यहाँ पर जो है यूक्रेन ने कहा कि अगर इनसे प्रॉब्लम तो हमें क्यों मार रहे हो भाई, पूरे कीव पे जो बरसा दिया है एकदम। 4 आदमी मर गया है, 100 से ज़्यादा जो जख्मी हो गए। तो कहा है कि देखो, ये जो मैं मारा हूँ ना, वो मसला ये है कि यहाँ पर जो है हमारा जो कब्ज़ा है, तो यहाँ पर तुमने है 18-20 लड़कियों को मार दिए। तो है तो यूक्रेन ही में, लेकिन ये अभी डॉनबास में हमारे कब्ज़े में है, और ये रशियन लैंग्वेज बोलने वाली लड़कियां थी, जवान जवान लड़कियां थी, उसको तुम्हारी फौजियों ने मार दिया। इसी का बदला लिया हूँ। बकिया ये जो हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, और ये और क्षणिक मिसाइल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं ये 3 को, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, ये तीनों बहुत उड़ हैं, और इनका एक जुर्म सामने आ रहा है। तो इसके लिए जो है हम यूनाइटेड नेशन में जाने वाले हैं। ये क्या मामला है कि इन तीनों कंट्रीज़ में जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं उनको सताया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यही फार्मूला है कि जो है
यूक्रेन पे भी जो हमला किया था तो वो इसी बहाने से किया था कि रशियन स्पीकिंग लोगों को जो है ज़ेलेंस्की सता रहा है, तो हमला ही कर देना है। तब इन तीनों पे भी अब डोनाल्ड ट्रंप ने अगर जो है फ्री हैंड दे दिया है नेटो के तरफ से कि हम नेटो को नहीं करें, आर्टिकल 5 को नहीं करेंगे एक्टिवेट, तब तो आराम से ही जो है पुतिन जो है इस पर अटैक कर सकता है, क्योंकि वो देख ही रहा है कि यूरोप पूरी ताकत लगा ही रहा है, सिर्फ फौज ही मैदान में नहीं उतार रहा ना, वरना सारे एडवाइज़र, ये सारी चीज़ें, हथियार वगैरह, पैसा वगैरह सारा तो वही दे ही रहा है, लेकिन खो कुछ नहीं रहा। तो इससे बेहतर है कि फिर उसको भी थोड़ा डिस्टर्ब कर ही दिया जाए कि भाई आ जाओ मैदान में ठीक से। तो इस लिहाज से लेकिन यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जो है साथ ना दे तब आराम से इन लोगों को डरा दिया जा सकता है, लेकिन अगर अमेरिका आ जाए तो फिर जो है वो मामला ये हो सकता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप से उसकी क्या बात हुई है नहीं हुई है खुदा बेहतर जानता। इधर मामला यह है कि मार्को रूबियो आया है, इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि मार्को रूबियो डायरेक्ट या दिल्ली आने के बजाय कलकत्ता क्यों चला गया। अब उसने तो पहले कहा कि हम जो है बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, लेकिन उससे नहीं मिला, मदर टेरेसा के घर चला गया। मदर टेरेसा तो मर गई है, लेकिन तो ये एक बड़ा मैसेज देना था। दो मैसेज लेकर के मार्को रूबियो आया है। पहली बात तो सब लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट वगैरह भी आ रहा है कि पुतिन मोदी जो है हमारा दोस्त है, ये है वो है फलां है ढका है। तो पहली बात तो यह है कि मार्को रूबियो का अमेरिका के ऑफिशियल का इंडिया दौरा करना इस बात की दलील है कि चाइना से बात नहीं बनी। जो दौरा हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये चाह रहा था कि हम लोग जो है G2 कर लेते हैं और हम दोनों मिल करके दुनिया को चलाते हैं, तुमको इधर जो गंद फैलाना है फैलाओ, हमको जो इधर करना हम करते हैं। तो वो जो है चाइना उसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि चाइना के पास सॉफ्ट पावर है, तिजारत वगैरह है, तो क्यों अपना जो है चेहरा दागदार करे कि भाई ये ज़बरदस्ती कब्ज़ा वगैरह किया है। जब गुड़ दे के मारा जा सकता है तो फिर जहर देने की क्या ज़रूरत। इसके बाद जो है लूट खसोट के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो ये सोच रहा था कि चलो अपना अपना इलाका बांट लेते हैं, जैसे किसी ज़माने में जो है ये फ्रांस, ये स्पेन वाले ने किया था, आप लोग को मालूम है कि नहीं। 1492 में, बल्कि 1496 में इसने बांट लिया था, तो कहा था कि ऐसे ऐसे बांट लेते हैं, इधर जो है फ्रांस रहेगा और इधर जो है वो पुर्तगाल रहेगा। अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं है, तुम इधर कब्जा करो हम इधर कब्जा करेंगे। अब आप कहेंगे ऐसे, तो देखिए ऐसे करेंगे ना, तो ये ऐसे बांटा था, एक क्लास से ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये बीच में तुम ले लो। तो पुर्तगाली ने कहा हाँ ठीक है, हमको तिजारत चाहिए, कोस्टल एरिया जो है अफ्रीका का ये सब जो है मुझे चाहिए, इंडिया का भी कोस्टल एरिया वगैरह चाहिए, तिजारत करना है। तुमको इधर लेना, फिलीपीन ले लो, ये सब ले लो जो लेना है, इधर पूरा अमेरिका वगैरह जो सारा लेना। इसी तरह का मंसूबा जो है इनका था, लेकिन चाइना ने घास नहीं डाला कि G2 हमारा बन चुका भाई, तो तुम क्यों आ रहे हो। हमारा रशिया के साथ जो है 2025 साल पहले ही बन गया था, तो अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। राइजिंग पावर आपस में जो है इत्तेहाद करते हैं, डिक्लाइनिंग पावर से कहाँ करते हैं। तुम डिक्लाइनिंग पावर हो, अब तुम्हारा कसूर है या जो बाइडन का कसूर है वो तुम लोग तय कर लो आपस में। तो अब वो बेचारा जो है आया यहाँ पे, क्वाड को जिंदा करो, तो ये करो तो वो करो। तो एक बात तो ये बात, दूसरी बात यह है कि लेकिन तेवर वही है अभी अमेरिका, क्योंकि रस्सी जल गया ऐठन नहीं गया। तो पहली बात तो यह है कि अमेरिका आया है इंडिया कि आप वेनेजुला का तेल खरीद लिए भाई। तेल यहाँ का बहुत ही ख़राब रहता है, लेकिन वाफिर मकदार में, इसको रिफ़ाइन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और हर रिफ़ाइनरी में ये रिफ़ाइन नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो जामनगर में जो रिफ़ाइनरी है यहाँ पे आराम से हो सकता है, ये काफ़ी अच्छे रिफ़ाइनरी है। तो इंडिया को वेनेजुला का जो है ऑयल रिफ़ाइन करने में प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे मुल्क के लिए प्रॉब्लम है। जैसे पाकिस्तान वगैरह वेनेजुला का तेल आसानी से नहीं ले सकता, क्योंकि उसके रिफ़ाइन करने की फैसिलिटी कम है, लेकिन इंडिया के पास वो मजबूरी नहीं है, ले सकता है। तो अब यह है कि मार्को रूबियो जो है कह रहा है कि चाइना वगैरह से, रशिया वगैरह से जो है ऑयल मत लो, और जो भी तुमको जो है ऑयल की ज़रूरत है तो तुम वेनेजुला से हम दे रहे हैं, तुमको सस्ते में दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है।
रशिया से भी लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रशिया से तुम जो लेते हो उसका जो पेमेंट करते हो ना वो डॉलर में नहीं हो रहा, क्योंकि रशिया पर जो है सैंक्शन लगा हुआ है। तो ये हमें ज़्यादा खल जाता है। तो यहाँ बंद करो और यहाँ से लो। इसीलिए उसने ऐलान भी किया कि आप जो है वेनेजुएला की प्रेसिडेंट जो है 1 हफ्ते बाद इंडिया का दौरा करेगी और इन दोनों का पैक्ट करा करके देंगे। तो अभी देख रहे हैं कि इंडिया कहता है कि हम लोग आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, कोई आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ही डिक्टेट करता रहता है कहाँ से लेना कहाँ से नहीं लेना। तो एक तो ये ऑयल वाला मामला है कि सस्ते में तेल ले लीजिए, जितना चाहिए उतना ले लीजिए, लेकिन एक कंडीशन ये है कि रशिया से नहीं लीजिए, क्योंकि वहाँ पर डॉलर को जो है डिच किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि मार्को रूबियो जो है कलकत्ता क्यों गया और फिर जो है मदर टेरेसा के घर पे क्यों गया। तो उसमें जो है बिल्कुल अलग ऐलान मामला है कि इंडिया जो है एक कानून लाने वाला है FCRA के ताल्लुक से। FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये 2010 के करीब आया था कि अगर यहाँ पे कोई भी NGO वगैरह है या फिर मदरसा है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, कुछ भी, इसको अगर बाहर से कोई फंड चाहिए तो उसको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि यहाँ से हम इतना पैसा यहाँ मंगाए हैं चैरिटी के लिए, इसके लिए, एजुकेशन के लिए, कुछ भी के लिए। तो FCRA है तो लोग करते हैं। अब इसके लिए जो है इंडिया एक कायदा कानून लाने वाला है कि अगर इसमें गड़बड़ी पाई गई तो फिर वो इदारे को जब्त कर लिया जाएगा, उसकी ज़मीन को, उसकी इसको, उसको, सारी चीज़ को। तो अब ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिवोल्यूशन एक्ट में सबसे ज़्यादा तो क्रिश्चियन ही हैं, मिशनरी वगैरह काम करते हैं। मदर टेरेसा का पूरा काम भी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन पे था। और ये स्कूल का जाल है, चर्च का जाल है, ये सारी चीज़ें जो है उसकी तो चैरिटी ही पे जो है चल रही है। पूरा तमिलनाडु वगैरह में, केरला वगैरह में क्रिश्चियन वगैरह पढ़ रहे हैं, मिशनरी। तो वो मैसेज देना था कि ये कायदा कानून पास मत कर देना। जैसे कैसे जो है वक्फ का कानून पास किया तो सारे वक्फ की जायदाद जो खतरे में आ गए थे, इसी तरह से जो है अगर ये कानून पास हो जाए जो अभी आने वाली है, तो सारे जो है फॉरेन फंडेड से जो बने हुए इदारे वगैरह हैं सब खतरे में आ जाएंगे। आप कहेंगे जब लाइसेंस लिए हुआ तो खतरे में कैसे आएंगे? भाई लाइसेंस लिए हुए हैं ठीक है, लेकिन इदारा इदारा ही होता है ना कहीं गलती हो ही जाती है ऑडिट करने में, इसमें उसमें भूल चूक, आपसी लड़ाई, ये वो फलाना ढका। तो आप गाड़ी खरीदते हैं तो हर गाड़ी के जो है प्रॉपर कागजात तो नहीं होते ना, कभी सेकंड हैंड खरीद दिए, कभी कुछ खरीद दिए, कभी जो है डेट एक्सपायर है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, लोचा तो रहता ही है। अब ज़रा सा भी लोचा हुआ उसमें, बस ये गया आपका। तो इस वजह से जो है क्रिश्चियनों की हालत ख़राब हो जाएगी, मुसलमानों की भी हालत ख़राब होगी, लेकिन क्रिश्चियन की ज़्यादा हालत ख़राब होगी। तो वो मैसेज देने के लिए आया है कि ये कानून पास मत कर देना, वरना हमारे तुम्हारे ताल्लुकात तल्ख हो जाएंगे। अब ये मार्को रूबियो तो ये नहीं बोल सकता था, लेकिन मार्को रूबियो यहाँ पर विजिट करके मैसेज दे दिया कि ये हमारे लिए कितना अहम है। अब ये बात जो है धमकी कौन दे रहा है? दूसरा सेनेटर दे रहा, उसी वो टाइम में आर्टिकल लिख लिख करके। ये बात समझने की। अभी देखिए कि फॉरेन रेगुलेशन एक्ट अगर हो जाता है तो ये मदारिस वगैरह को जो फंडिंग आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। एक वक्फ का तो कानून बना हुआ है ही, और ये वाला मामला। बाकी चाइना के दौरे पे तो कोई ना कोई वर्ल्ड लीडर रहता ही है। अभी सर्बिया का जो है अलेक्जेंडर वुचिच वो पहुंचा हुआ है, और अभी आप देख लीजिए कि ईरान और अमेरिका की मुसालहत होने वाली है, और सबसे चीफ निगोशिएटर जो है वासिम मुनीर है, पाकिस्तान है शहबाज शरीफ है, दोनों पहुंच गए चाइना। बोलिए आप क्या करते हैं, आपको पसंद मर्ज आपकी रजामंदी है या नहीं, ओके करें क्या? तो इस तरह मामला है। पाकिस्तान में कल एक बहुत बड़ा हमला कर दिया बलूचिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हो गया, 24 लोग मारे गए, और अक्सर व बेशतर उसमें जो है फौजी थे। आप कहेंगे ट्रेन में फौजी ही फौजी क्यों रहते? ये सब वेल कैलकुलेटेड हमला करते हैं। ये फौजी लोग वगैरह जो है बकरीद वकरीद मनाने जाते हैं तो स्पेशल ट्रेन वगैरह में
ट्रेन होती होगी या एक स्पेशल बोगी इनके लिए कर दिया जाता होगा, तो उसी पर जो हमला कर दिया। तो बहुत ही दर्दनाक हमला था, देखा नहीं जा रहा था। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं। और हमारे एडिटर साहब तो घर चले गए हैं, तो इस लिहाज से अभी एडिटिंग वाली वीडियो नहीं आ रही है। 2-3 तारीख को वापस आ जाएंगे, तो इंशाल्लाह अब जो है हिस्ट्री का लेक्चर तो मैं दोनों तरफ से जो बनाऊंगा, एडिटिंग वाले भी और बच्चों के पढ़ाने के अंदाज में जो है कीमती नॉलेज शेयर करूंगा। और सीरतुन नबी की सीरीज़ शुरू करने वाला हूं बच्चों के लिए। ये मेरा बहुत ज़्यादा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये समझिए कि 500-600 जो है छोटी छोटी वीडियो में बच्चों के लिए, ताकि बोर ना हो। 7 मिनट, 8 मिनट, 10, मैक्सिमम 10 मिनट की। और फिर खुलफा राशिदीन एक डिटेल सीरीज़ आनी चाहिए, ताकि पूरी जो है मालूमात हो। और खुलफा राशिदीन की इसमें सिर्फ जंगें नहीं, बल्कि उनके मालियाती निज़ाम, माशी निज़ाम, सियासी निज़ाम, समाजी निज़ाम, ये सारी चीज़ कवर हो। सैर हासिल गुफ्तगू हो, चाहे जितनी लंबी हो वीडियो, मतलब सीरीज़। वीडियो तो 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं रहे, लेकिन यह है कि सीरीज़ लंबी हो, कोई मसला नहीं है, एक कैसेट तैयार है। तो ये मैं मंसूबा बना रहा हूँ, देखिए अल्लाह। और ये जो है हिस्ट्री का, तो मैं अभी आपको कंटिन्यू जो है वीडियो देता रहूँगा, कुछ ना कुछ तो बताता ही रहूँगा, क्योंकि मैं खुद मताला कर रहा हूँ, तो मैं आपको शेयर करता रहूँगा। और अजीम शख्सियात सीरीज़ इंशाल्लाह जो है, जितनी भी अजीम शख्सियात सीरीज़ हैं, मुझे जो समझ में आ रहे हैं वो मैं बना ही दूंगा। फिर मैं भूल जाऊंगा तो आप लोग बोलेंगे कि सर इसके बारे में बता दीजिए, तो उसके बारे में बता देंगे। और देखिए, शख्सियात सीरीज़ में जो है मैं सिर्फ तारुफी टाइप का बना रहा हूँ, ताकि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट वगैरह कम से कम इतना जाने। यानी मैं जो मदरसे में ख़ुद फील करता था और मुझे नहीं मिलता था, तो वो ख्वाहिश दूसरे बच्चों की भी होगी, तो उसको मैं पूरी करना चाहता। बकिया तहकीकी वगैरह, उनका नज़रिया वगैरह क्या था, उसके बारे में अलग से कभी जो है डिस्कशन, डिबेट, पॉडकास्ट वगैरह किया जा सकता है। अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो है समझिए कि एक तारुफी लेक्चर हो गया 5-7 मिनट में। अब अगर तहकीक करना है कि वो ज़्यादा अजीम थे या इमाम अबू हनीफा थे, तो फिर एक हेल्दी डिस्कशन किया जा सकता है। लेकिन मैं अभी उस मूड में नहीं हूँ, उसके लिए अलग मुताला चाहिए। उसके लिए 1-1 महीना आपको देना पड़ेगा एक वीडियो के लिए। तो वो ना आप देने के लिए तैयार है, ना मैं उस पोजीशन में तैयार हूँ। तो तहकीक के लिए काफ़ी लोग हैं दुनिया में, मैं तो ये जनरल नॉलेज है शेयर करना चाहता हूँ, ताकि एक एसेट तैयार हो जाए। तो अजीम शख्सियात में तो समझिए कि 150-200 वीडियो बन जाएगी। फिर बदतरीन शख्सियात की भी सीरीज शुरू करनी है, क्योंकि बदतरीन लोग को भी जानेंगे तभी तो कुछ होगा ना। जैसे फ़िरौन है, नमरूद है, हामान है, शद्दाद है, क़ारून है, अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा बिन नबिया है, शैबा बिन नबिया है, वलीद बिन मुगीरा है, उमैया बिन खलफ है, अब्दुल्ला बिन उबई है, हिटलर है, मसूलूनी है, ये सारे चीज़ है, बेंजामिन नेतन्याहू है। तो ये सब को भी तो जानेंगे, तब तो पहचानेंगे कि खरा खोटा में क्या फ़र्क है। एक तरह अजीम शख्सियात जिन पर इंसानियत को नाज है, अम्बिया किराम और सहाबा किराम, और फिर जो अजीम शख्सियात, और दूसरी तरह ये बदतरीन लोग। तो इनकी पूरी शख्सियत, ताकि कोई भी बच्चा किसी के बारे में जानना चाहे तो एक इंसाइक्लोपीडिया सामने आ जाए। और उसके बाद ये, तो ये तो मतलब जारी सारी हिस्ट्री भी और ये भी। और फिर यह है हिस्ट्री ही का ये पार्ट है, सीरतुन्नबी भी और समझिए खुलफा राशिदीन भी। तो अब चूँकि टाइम कम है, तो इनके पे जो है जल्दी से जल्दी करना है। तो आप लोग क्या चाहते हैं आप बता सकते हैं। और ये सब काम के लिए अगर सारी वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको जो है फ़ीस अदा करनी चाहिए, 300 रुपया महीना। अब ये अलग से कोई क्लास नहीं है, यही सारी वीडियो जो आपको मिलती है, इसी के बदले में आपको 300 रुपये महीना अदा करना है। और अगर आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, तो आप जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। डिस्काउंट आप जितना चाहें लें, कोई पूछने उछने की बात नहीं। जज़ाकल्लाह। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं फ़ीस अदा करने के लिए, और किसी चीज़ की नहीं लें, ज़्यादा सवाल वाल नहीं, तो आप इस नंबर पे आप जो है मैसेज कीजिए। क्या है मेरा नंबर है 7756959525 याद नहीं आ रहा। चलिए 7756959425।
चलिए कल बता दूंगा, नंबर नहीं याद है।